हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश जड़वाल आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रोमांटिक क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंड रेनेसां क्रिटिसिज्म। दोस्तों, इस टॉपिक को भी हम बहुत ही कंसाइज मैनर में ऑल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है उसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो टॉपिक बहुत वाइड हैं ये, बट हम इसमें कोशिश करेंगे कम समय में बेसिक जानकारी लेने की। दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, रोमांटिसिज्म या रोमांटिक क्रिटिसिज्म, इसमें हम बात करें तो ये जो मोमेंट था ये ओरिजिनेट होता है दोस्तों यूरोप से, लाइक अदर मोमेंट्स, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी ये मैक्सिमम एरियाज़ में फैल जाता है यूरोप के। इसका जो पीक टाइम है दोस्तों दैट इज़ फ्रॉम 1800 टू 1850। फ्रेंड्स, ये जो मूवमेंट था, दिस मूवमेंट वाज इन दी आर्ट्स एंड लिटरेचर, और आप इसे, इस एज को, इस एरा को रोमांटिक एरा भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि लेट 18th सेंचुरी के जो पोएट एंड राइटर्स हैं उन्हें ऐसा लगने लगता है, वो ऐसा सोचने लगते हैं कि राइमिंग कपलेट की वाइटलिटी है, जो लाइफ है वो ख़त्म हो रही है और कहीं ना कहीं खो रही है। राइमिंग कपलेट दोस्तों, फॉर एग्जांपल, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल हम्प्टी डम्प्टी एट अ ग्रेट फॉल, ये हुई राइमिंग कपलेट, दो लाइनें जो राइम करती हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई, और उनको ये भी लगता था कि जो ड्राइडन एंड पोप अपना वर्स यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में, वर्सिफिकेशन, वर्स में बोल दो स्टेंजा, एक फिक्स्ड राइम स्कीम, वो भी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं की जा सकती। और फ्रेंड्स, यहाँ याद रखने वाली चीज़ ये है, ड्राइडन एंड पोप जो थे वो न्यू क्लासिकल पोइट्स थे। अब ये दोनों चीज़ें होने के बाद जो 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी के पोइट थे, उनका माइंड जाके कहाँ टिकता है, ब्लैंक वर्स पे। उनको लगता है कि जो वर्स शेक्सपियर और मिल्टन यूज़ करते थे दोबारा उसको लाना चाहिए। तो शेक्सपियर और मिल्टन की ये चीज़ दोस्तों एज ऑफ रेनेसां, जिसमें विलियम शेक्सपियर थे, एडमंड स्पेंसर थे, जॉन डन थे, मिल्टन थे। ठीक है दोस्तों, ब्लैंक वर्स में क्या होता है कि राइम स्कीम नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, विदाउट राइम होता है वो। अब ये जो आइडिया था इमिटेशन का, जो ड्राइडन और पोप की एज में न्यू क्लासिकल पोएट जो फॉलो कर रहे थे, उसको भी एक धक्का लगता है दोस्तों, क्योंकि उनको लगता था कि इमिटेशन ही, लाइक वर्जिल और हॉरेस जो क्लासिकल पोएट्स थे उनकी इमिटेशन करते थे, वो भी अभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक ग्रेट पोइट्री, महान पोइट्री खाली इमिटेशन के ऊपर लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, उनका ऐसा सोचना था। फ्रेंड्स, यही वो समय था जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पर था यूरोप में। लोग गांव देहात को छोड़कर शहरों में बस चुके थे और भीड़ भाड़ की ज़िंदगी, हसल बसल, दिन रात भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी दोस्तों माना जाता है कि इसी समय में हुआ था, 1789 में। और इंग्लिश हिस्ट्री लिटरेचर में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दिस पीरियड इज़ नोन एज रोमांटिक पीरियड। फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है जो रोमांटिक्स थे उनके ऊपर, क्योंकि इस समय मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया था और पीपल्स रूल को इस्टेब्लिश किया गया था। तो इससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक सेल्फ एक्सप्रेशन की जो फीलिंग है वो ज़्यादा होती है, और वो बिलीव करते हैं कि इमिटेशन जो है उसमें कुछ मज़ा नहीं है, बेस्ट पोइट्री इमिटेट करके नहीं बनाई जा सकती, जैसे कि ड्राइडन एंड पोप करते थे वर्जिल और हॉरेस की पोइट्री, जो क्लासिकल पोइट्स की पोइट्री को कॉपी करके किया जाता था। तो इन्होंने कहा कि बेस्ट पोइट्री इमिटेशन से नहीं, सेल्फ एक्सप्रेशन से की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो here friends we can say English literary criticism of the Romantic era is most closely associated with the writings of William Wordsworth in the preface to Lyrical Ballads and Samuel Taylor Coleridge in his biography Literaria. Friends, ये जो preface to Lyrical Ballads था is considered as the manifesto of Romanticism, means घोषणा पत्र था ये कि रोमांटिक एज की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो चार बेसिक चीज़ें याद रखने वाली ये हैं कि जो रोमांटिक वर्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मतलब रोमांस समथिंग लाइक दैट उससे कुछ नहीं है। इससे उनका मतलब ये है कि जो उस समय के रोमांटिक थे, जो पोइट्स थे, वो ड्रू करते थे अपनी इंस्पिरेशन फ्रॉम द ब्यूटी दैट दे फाउंड इन नेचर। जो नेचर में जो खूबसूरती देखते थे वहाँ से वो अपनी इंस्पिरेशन को ड्रॉ करते थे और अपनी पोइट्री लिखते थे। और उनकी जो लैंग्वेज थी वो ज़्यादा टफ नहीं थी, वे कॉमन मैन की लैंग्वेज को यूज़ करते थे और पोइट्री भी उसी की भाषा में लिखते थे, उसी की लाइफ में, ताकि वो समझ में आए। हाईली एलाइट क्लास, जो एलीट क्लास बोलते हैं दोस्तों, हाई फाई लोगों को छोड़कर वो कोई भी उनकी पोइट्री को समझ सकता था, क्योंकि जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की थी दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन।
उनकी जो पोइट्री थी वो कहीं पहले जैसे करते थे कि राजा की, नोबल मैन, वॉरियर्स की ऊपर प्रेज़ में पोइट्री लिखते थे, ठीक है, लंबी लंबी कविताएं, है ना, वैसा कुछ नहीं करते थे वो कॉमन मैन लाइफ को लिटरेचर में दिखाते थे। उन्होंने जो एक भाग दौड़ भरी ज़िंदगी थी उससे परे हटकर एक गांव की लाइफ, एक नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण काफ़ी मतलब हसल बसल जैसे आजकल दिल्ली मुंबई में है वैसा था। तो वो गाँव में जाकर एक नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लेन करते थे, कहीं शांत जगह बैठकर, कहीं नदी के किनारे बैठकर, कहीं गार्डन के अंदर, है ना, जो अशांत ज़िंदगी से दूर होकर शांत जगह पे बैठ के। तो ये थी दोस्तों रोमांटिक पोइट्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, दोस्तों प्रीफेस ऑफ लिरिकल बलाड्स में वो कहते हैं कि जो पोइट्री है इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है, पावरफुल इमोशंस जो हम इकट्ठा करते हैं। कैसे? जब हम ट्रैंक्विलिटी वाली स्टेट में होते हैं, हमारा माइंड एकदम पीसफुल स्टेट में होता है, तब जो फ्लो होता है इमोशंस का वो बड़ा पावरफुल होता है और हम अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं कह सकते हैं। वर्ड्सवर्थ बिलीव करते थे कि जो पोइट्री है वो खाली इंटेलेक्चुअल नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी हाई फाई नहीं होनी चाहिए कि नॉर्मल आदमी को, कॉमन मैन को समझ में ना आए। तो दोस्तों वो बहुत ही कुछ पोइट्रिक डिवाइसेस थी, जैसे पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा के कहना, जो यूज़ की जाती थी पहले, उनको डिसलाइक करते थे वो न्यू क्लासिकल फॉर्म्स को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये एक पोइट्री में आर्टिफिशियलिटी यानी कि एक बनावटीपन सा लेके आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोइट्री वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल इमोशंस। पर्सनल इमोशन को जब कोई एक्सप्रेस करता है अपने तरीके में, दैट इज़ पोइट्री। ये भी मानते थे कि पोइट्री रिवील द मिस्ट्री ऑफ नेचर। नेचर की जो मिस्ट्री है उसको रिवील करती है पोइट्री, दर्शाती है, दिखाती है, प्रकट करती है। वो ये भी मानते थे कि ये सिंपैथी भी जगाती है अपने फेलो बींग्स के अंदर, और इट गेव रिलीजियस इंसाइट्स इनटू व्हाट वी सी अराउंड अस। जो हम अपने आसपास देखते हैं उसके अंदर एक आध्यात्मिक चीज़ें भी जगाती है इंसान के अंदर। वो ये भी कहते थे दोस्तों कि जो पोएम है और जो पोएट है उसका जो रिलेशन है वो ज़्यादा है रादर देन द पोएम एंड द रीडर। वो इस रिलेशनशिप पे ज़्यादा जोर डालते थे। वो कहते थे कि पोएट जो है उसका पोएम के साथ ज़्यादा रिलेशन है, क्योंकि जो पोएट सोच के लिखता है और रीडर जो सोच के पढ़ता है उनमें काफ़ी डिफरेंस है। सो दोस्तों यही थी वर्ड्सवर्थ की थ्योरी। अगर आप इसमें मेजर पॉइंट्स को देखें तो मैंने वो कवर किए हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कॉलरिज के बारे में। आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टूड। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।